मेरी उम्र 22 साल है और मैं मुंबई के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा नाम माधुरी है और अपने नाम की तरह मैं भी बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के सो जाने के बाद मेरी नंद मुझे चुपके से अपने कपड़े पहना देती थी और घूंघट निकालकर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर देता। मैं नंद के डर की वजह से घूंघट भी नहीं उठा पाती थी। एक रात मैंने चुपके से नंद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वो आदमी मेरे कमरे में आया, मैंने छेद में से उसे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना पिता था। मैं खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने भी बहुत खूबसूरत देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मेरी शादी एक बहुत ज्यादा बदसूरत इंसान से हो गई। ना सिर्फ वो बदसूरत था, बल्कि वो लोग इस कस्बे के बदनाम लोगों में से थे। उनके माता पिता नहीं थे। घर में सिर्फ दोनों भाई बहन और एक बूढ़ा चाचा ही रहता था। सब लोग कहते थे कि इन लोगों में जरूर कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पिता हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका काम दूसरे देश में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी। इसी वजह से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसका नाम राजन था और वो पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा सुस्त और गंदा इंसान था। सब उसको कहते थे कि उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही सुस्त है। मैंने तो उनके घर के बारे में ये भी सुन रखा था कि इनके घर से बहुत गंदी तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी इनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहां रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मेरी माँ मेरी शादी इस घर में करना चाहती थी। मुझ में कोई बुराई नहीं थी और मैं तो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं विधवा या तलाकशुदा होती तो तब तो ठीक था कि मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी, लेकिन मेरे साथ तो कोई ऐसी परेशानी ही नहीं थी। मैं और लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी, पढ़ी लिखी भी थी, जबकि हमारे खानदान में 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता था। और मुझ में इतनी सारी अच्छाइयां होने के बाद भी मेरी माँ ने मेरा रिश्ता राजन के साथ कर दिया। इस बात पर हमारा पूरा कस्बा हंस रहा था कि हमारे कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता राजन जैसे इंसान के साथ हो गया था। राजन इस टाइप का लड़का था जिसका मजाक हमारे कस्बे के हर घर में उड़ाया जाता था। लोग उसे बहुत ज्यादा ताने मारते थे। मैं तो यह सोच सोच कर हिम्मत रही थी कि वो मेरा पति बनने वाला है। जब मैं राजन के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो वो मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगे और मेरा कितना मजाक बनाएंगे और बहुत ज्यादा बातें बनाएंगे। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई की और उन्हें साफ साफ मना किया कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मेरे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया था। पर जब भाग्य ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी राजन के साथ हो ही गई। पिता शादी वाले दिन ही आए, थोड़ी देर रुके, पर तब तक मेरी शादी राजन से हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी और अपने कमरे में बैठी थी। सच में इनके घर से एक बहुत गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि राजन मेरे कमरे में ही ना आए, और अगर आए भी तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सच में राजन नहीं आया था, बल्कि राजन की बहन सरिता ने कमरे में कदम रखा था। वो 42 साल की थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा, कैसी मदद चाहिए तुम्हें, और तुम मुझे इस समय मदद क्यों मांग रही हो? जबकि इस समय मुझे खुद ही मदद की जरूरत थी, क्योंकि मैं राजन के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। मेरी नंद ने मुझसे कहा, भाभी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करते जाइए। इसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी नंद की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। उसने कहा,
मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊंगी। अभी मुझे तुम बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब मेरी नंद ने मुझसे ऐसा पूछा तो मैंने उसको साफ साफ कह दिया, अपने भाई को आज कमरे में नहीं आने देना, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नजर उठाकर देखा और फिर कहा, ठीक है दुल्हन, वैसे भी शादी के दिन बहुत थक जाती है। मेरी नंद ने ना जाने कैसे राजन को कमरे में आने नहीं दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे दिल में यही इरादा था कि अच्छे से इस घर की सफाई करूंगी, पता लगाऊंगी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। अगले दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन में अपने माँ बाप के घर जाकर आराम कराई और कुछ समय अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिया। मुझे सरिता ने मना किया, अभी अभी शादी हुई है, तुम कोई काम मत करो। पर मेरा कहना था, मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जैसे ही मैंने बदबू का नाम लिया तो सरिता और कोई बात नहीं की। इसी तरह रात हो गई और जब रात को राजन सो गया तो मेरी नंद ने मेरे कमरे की खिड़की खटखटाई। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और कहां से आवाज आ रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज में तेजी आई तो मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वहां पर कोई नहीं था। वापस आकर मैं पलंग पर सो गई, पर दोबारा से आवाज आई तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज किस तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी नंद वहां पर खड़ी थी। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था, आपको वो काम आज ही करना है। मैंने अपनी नंद से कहा कि क्या काम है, पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में गांव वालों की ही बातें चल रही थी, क्योंकि गांव वाले इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मगर उस समय मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि ये मुझे जरूर कुछ गलत काम ही करवाएगी या फिर इसका कोई चक्कर होगा। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले आई और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए देने लगी। मैंने हैरत से उससे पूछा, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वो भी रात के इस वक्त? उसने मुझसे कहा, पहले आप ये कपड़े पहन लो, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने अपनी नंद से कहा, पहले तुम मुझे शुरू से सारी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगी। वो अचानक से जोर जोर से रोने लगी और उसके आंसू देखकर मैं बहुत घबरा गई। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी, हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। ये जो आज राजन भाई की हालत है वो इस वजह से है। हमारे पास पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते, ना कि गरीबी से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे कैसे करके दिन काटे हैं ये हमें ही पता है। हमारा कोई अपना तो था ही नहीं, बस एक चाचा ही था, उसने हमारा साथ दिया। कभी कभी खाने को रोटी दे देता था, कभी कभी 3 दिन बाद खाना मिलता था तो कभी 4 दिन बाद। ऐसे ही करते करते घर का सारा संसार बीत गया। जब राजन भाई बड़े हुए तो फिर जगह जगह काम करके हमने एक घर बनवाया। जैसे तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं वो हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते। हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी नंद से कहा, मुझे एक कहानी मत सुनाओ, जो काम है वो बताओ। उसने मुझसे कहा, आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझोगी, लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत अजीब सा काम कर डाला है। मैंने हैरत से पूछा, अजीब सा काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा अजीब सा काम किया है तुमने? फिर उसने मुझे एक बहुत अजीब सी बात बताई और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई। और यह भी सच है कि ऐसी चीजों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसे इन बातों पर विश्वास हो। वो मुझे बताने लगी कि मैं गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया जिसको करने में पहली कोशिश में मैं फेल हो गई, और इसी वजह से हमारे घर में एक गंदी बदबू आ रही है। अगर तुम इस बदबू को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू खत्म नहीं होगी और ना ही इस घर के हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। राजन तुम्हारा पति है और हम लोग ही तुम्हारा परिवार हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी।
मैंने अपनी नन से पूछा, कैसा टोटका है? उसने बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट निकालकर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात को 12 बजे के बाद एक आदमी को इस कमरे में आना है। ये बात साफ नहीं थी कि वो आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आएगा और वो मेरा हाथ पकड़कर कुछ बातें करेगा और मुझे कहा था कि इस टोटके को करने से मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी, मतलब इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और मेरी नन ने बताया, टोटके के पहले दिन ही जब वो आदमी मेरे कमरे में आया था तो मैं उसको देखकर बहुत डर गई और मैंने नजर उठाकर उसको देख लिया। उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही। मुझे इतना तेज बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। तबीयत ठीक होने पर मैं दोबारा तांत्रिक के पास गई। उसने बहुत मंत्र जाप किए और मुझसे कहा कि तुझे एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। मेरी नन मुझसे कहने लगी, भाभी अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकालकर बैठना है। रात को आदमी आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा और कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी को नजर उठाकर नहीं देखना है। यह बातें सुनकर मैं बहुत घबरा कर डर गई, लेकिन मैंने अपनी नन को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उससे कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी ही है कि तुमने यह सब काम किया। मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तब मुझे सरिता ने एक ऐसी अजीब सी बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा, मैं बिना वजह नहीं रो रही हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर इस टोटके को पूरा नहीं किया गया तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मैंने अपनी नंद से कहा, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तुम्हें ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी नंद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे कहने लगी, तो ये बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर देख लो। अगर ये बदबू चली गई तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर ये बदबू नहीं गई तो तुम्हें मजबूरन मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो यह है कि मैंने इस घर को साफ किया था और घर का पूरा कोना कोना छान मारा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं इस बदबू को खत्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। फिर भी मैंने अपनी नंद से कहा कि वो मुझे 1 दिन का समय और दे दे, मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकाम रही तो फिर मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की साफ सफाई में निकाला, पूरे घर को झाड़ पोछ डाला, मगर मैं हैरान थी कि इतनी साफ सफाई के बाद भी बदबू आ ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी नंद की बात सच्ची है, वो सच में कुछ गलत कर बैठी थी। अब मुझे इसकी मदद करनी थी, क्योंकि अगर वो सच बोल रही थी तो ये टोटका भी सच्चा था, और अगर मैं उसकी मदद करके इस टोटके को पूरा नहीं करती तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा कि नंद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही है और भगवान से माफी मांग रही है। वो कह रही थी, हे भगवान, मैंने पैसों के लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दे और हम सबकी जान बचा ले। हम सबकी जान पर बनी है, मैं क्या करूं? मैंने सोचा, आखिर क्यों कोई 42 वर्ष की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैं अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी नंद ने मुझसे कहा कि यह बात राजन को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से इसमें शामिल नहीं है। अगर यह बात उसको पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और फिर हम इस टोटके को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे जिसमें उसकी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। ना वो कभी राजी होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेले बैठना पड़े। मैंने अपनी नंद से कहा, बैठना तक तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही यह काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस आदमी की तरफ नजर उठाकर मत देखना, चाहे तुम्हारे सिर पर छत ही क्यों ना गिर जाए। आंखों में मत देखना, बस नजर झुकाकर बैठी रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था।
मैंने अपने कमरे में आकर मम्मी को फोन करने की सोची। मैं मम्मी को ये सब बता तो नहीं सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर उनसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपनी मम्मी से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने ही ऐसे घर में मेरी जबरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पिता तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा थे। जब माँ ने फोन पर पूछा कि तुम खुश हो या नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि ये पूछने का हक आपने खो दिया है। ऐसे घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या है इस घर में जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जिंदगी की सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है तो कल नहीं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करोगी, तुम्हारा भी बड़ा सा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही थी जैसे सब कुछ वही मुझे खरीद कर देने वाली हो। मैं अपनी परेशानियों में लगी थी, इसीलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे एक काम करना ही था। रात को जब राजन सो गए तो मैं अपनी नंद के कमरे में आ गई और नंद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और नंद के पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट कर दिया जिससे हल्का सा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था। और फिर मेरी नंद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद नंद के कमरे का पीछे की तरफ का दरवाजा खुला, जिसका रास्ता गली में निकलता था। वहां से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बुरी तरह डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। मेरा पति जैसा भी था, लेकिन मेरा पति था और मैं इसके साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बहुत हल्के से बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शब्द ही ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसकी आवाज पर ध्यान दिया तो वो बोल रहा था, मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वो काफी देर तक मेरा हाथ पकड़े बैठा रहा। जब तक वो आदमी मेरे कमरे में रहा, मेरा दिल अपने काबू में नहीं था। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो मैंने अपनी गोद में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बहुत सारे नोट पड़े थे। ये जरूर वही आदमी रख कर गया होगा। मेरी नंद ने मुझसे कहा, देखो ये पैसे, इतने पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, देखा कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस कुछ दिन और एक काम करना होगा। मैंने भी हाँ कर दी और कहा, ठीक है मैं एक काम करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया था। वो आदमी रात को आता और मेरी गोद पैसों से भर देता था, लेकिन वो सारे पैसे मेरी नंद मुझसे ले लेती थी। वो बहुत खुश होती। मैं उससे बार बार पूछती थी, अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक यही काम हमें करना होगा? उसने कहा, थोड़े दिन और करना होगा। रोज रोज ऐसा करते करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि यह आदमी कौन है। मेरी नंद मुझे रोज ही एक नया सूट पहनाती। मैंने अपनी नंद के दुपट्टे में एक छेद कर दिया ताकि मैं उस पार से उस आदमी का चेहरा देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी। वो आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए मेरी नंद ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था कि कहीं मेरी नंद मुझे पागल तो नहीं बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा अपना पिता था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे पिता की भी हवाइयां उड़ गई। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पिता मुझे जवाब देने के बजाय और तेजी से वहां से भाग गए। मैं बहुत परेशान हुई और उनको आवाज देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज सुनकर मेरी नंद कमरे में आ गई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह क्या हो चुका है। मैंने अपनी नंद की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई। मैंने उससे पूछा, बताओ ये सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे पापा को फंसा रखा है।
तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे कहा, जाकर अपनी माँ से पूछो। मैंने अगले दिन मम्मी के घर जाने का फैसला किया क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वो रात मैंने कैसे काटी ये मुझे ही पता है। और अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुंच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी नंद की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। उन्होंने हमसे छुपाकर दूसरी शादी कर रखी है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सारी जायदाद उस दूसरी औरत के नाम कर दी है। ये जो तुम हमारे घर में गरीबी देख रही हो, ये सब तुम्हारे पिता का ही किया धरा है। वरना हमारे पास घर भी था, जायदाद भी थी, कारोबार भी था, वो सब उस औरत ने छीन लिया। सुना है कि अब वो औरत बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। तुम्हारे पिता उसके पीछे इतने पागल हैं कि उसके चक्कर में शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिता के खिलाफ एक प्लान बनाया था और तुम्हारी नंद सरिता को मैंने इसमें शामिल किया था क्योंकि वही एक काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरी अपनी कोई रिश्तेदार इस काम में मेरा साथ कभी नहीं देती। हमने तुम्हारे पिता से कहा था कि एक औरत घूंघट करके बैठी होगी, उसका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी सारी परेशानियां बतानी है और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देने हैं। तुम्हारे पिता ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया और उस पर हमारा भी कुछ हक है, तो अब हम उससे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी नंद बहुत चालाक निकली। जब वो मेरी साथी बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई राजन के साथ करने के लिए मांग लिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं उसे इनकार करती तो वो तुम्हारे पिता को सब बता देती और ऐसा करने से तुम्हारे पिता मुझे तलाक दे देते। मुझे मजबूर होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा। मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी शादी इसी घर में हुई है। वो मेरी शादी के दिन वहां मौजूद थे। पापा राजन को जानते हैं। माँ ने बताया, इसीलिए तो तुम्हें घूंघट करके बैठाया गया ताकि तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान ना सके। तुम्हें बैठाने का मकसद यही था क्योंकि हमने तुम्हारे पिता से कहा था कि वहां एक नौजवान लड़की बैठी होगी और तुम्हारी नंद तो जवान ही नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में पीछे वाले दरवाजे से आते हैं और आज तक तुम्हारे पिता ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। वो तो शादी के बाद ही आया था। उनको सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। अगर हम तुम्हें इन बातों की सच्चाई बताते भी तो तुम हमारी मदद करने को कभी राजी नहीं होती। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं अब मदद नहीं करूंगी क्योंकि वो औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फायदा उठा रही हैं। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचकिचाने लगे थे। पापा सब कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर पर आए। मैं उस दिन घर पर ही थी। वो बहुत उदास हो रहे थे। पापा ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम लोग ले लो क्योंकि वो औरत मर चुकी है जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूंढते? मेरी मम्मी को घर दौलत सब कुछ मिल गया था और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अपने साथ उनका सुहाग भी ले गई। मैंने इस बात से यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिंदगी के हमसफर के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने राजन को दिल से कबूल कर लिया और राजन से कहा कि हमें हमारी नंद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उनके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया और वो भी शादी करके अपने घर की हो गई। इसी बीच मैंने राजन को सबके साथ उठने बैठने बातचीत करने के तौर तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और साथ ही छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन कोशिश करते करते मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ले आई और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।